बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हार्ट फेलियर के बारे में कल से हम टॉपिक स्टार्ट कर चुके हैं। कल हमने पढ़े लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर, आज हम पढ़ेंगे राइट साइड हार्ट फेलियर। ठीक है। हार्ट फेलियर का मतलब ये था कि अगर हार्ट इतना पंप ना करे जिससे बॉडी की डिमांड को पूरी कर सके, उसको हम हार्ट फेलियर कहते हैं। तो लेफ्ट साइड का मतलब लेफ्ट वेंट्रिकल का मतलब हो सकता है, राइट का मतलब राइट वेंट्रिकल का मतलब। ठीक है। तो अभी हम पढ़ेंगे कि राइट साइड जो हार्ट फेलियर है इसमें कौन कौन सी काजेज है और इसके अंदर हमारे पास तो कौन कौन सी चीजें हैं। ठीक है। सबसे पहले कि इसकी काजेज क्या है, व्हाट आर दी काजेज ऑफ राइट साइड हार्ट फेलियर। देखिए, नंबर 1, लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर। लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर एंड दिस इज द एमसीक्यू क्वेश्चन। अगर एग्जाम में आ जाए मोस्ट, बात नहीं, इधर फोकस कर लेक्चर पे आप। ठीक है जी। रिमेंबर, द मोस्ट कॉमन काज ऑफ राइट साइड हार्ट फेलियर इज नोन एज लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर। ठीक है। अब इसकी वजह क्या है, देखिए बहुत आसान, मैं आप लोगों को कंसेप्ट से बताता चलूँ। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज अ हार्ट। ठीक है। दिस इज अ हार्ट, ह्यूमन हार्ट इज 4 चैम्बर। ठीक है। इसमें अगर हम देखें तो ऊपर एट्रियाज है और नीचे वेंट्रिकल है। फॉर एग्जाम्पल, दीज आर द सेप्टम। यहाँ पे राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है। एवरीबडी शुड नो दिस फर्स्ट के हार्ट के अंदर टोटल 4 चैम्बर होते हैं। अब यहाँ से राइट वेंट्रिकल से जो आर्टरी निकलती है दैट इज पल्मोनरी आर्टरी, और यही पल्मोनरी आर्टरी जाकर लंग्स को ब्लड सप्लाई करती है, लंग्स को ब्लड देती है। ठीक है। तो दीज आर बोथ लंग्स। वैसे पल्मोनरी आर्टरी 2 होती है, एक लेफ्ट लंग को जाती है और एक राइट लंग को जाती है। फिर जब यहाँ पे ब्लड आती है और डीऑक्सी ब्लड क्या हो जाती है, ऑक्सीजनेट, तो फिर यहाँ से पल्मोनरी वेन्स के जरिए ब्लड किधर जाती है, लेफ्ट एट्रियम में जाती है। कहाँ पे, लेफ्ट एट्रियम में। देखिए, फर्स्ट ईयर नॉलेज के मुताबिक ये पॉइंट याद रखने कि यहाँ से ऊपर से सुपीरियर वीना क्या आती है और नीचे से इंफीरियर वीना क्या। आई थिंक दिस इज एवरीबॉडी नो, क्लियर है। superior vena cava takes the venous blood from the head and neck area, and superior vena cava is the larger vein which will drain into the right atrium। और बॉडी के लोअर पार्ट से जो ब्लड लाने वाला वेन है दैट इज inferior vena cava, और वो भी किस एट्रियम में जाती है, राइट एट्रियम में जाती है। कल के टॉपिक में अगर आप लोग रिकॉल करें तो हम लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर पढ़ चुके हैं, याद है कि नहीं। तो देखें, अगर लेफ्ट साइड हार्ट काम नहीं कर रहा तो ब्लड आगे पंप नहीं होती। उसका एक काज था क्रोनिक हाइपरटेंशन, एओर्टिक स्टेनोसिस एंड माइट्रल स्टेनोसिस। ठीक है। अगर ब्लड आगे नहीं जाएगी तो बैक प्रेशर किस पे जाएगी, लंग्स पे जाएगी। तो कल के लेक्चर में हमने पढ़ा था कि लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर कैन कॉज पल्मोनरी एडिमा। ये क्या करा सकती है, पल्मोनरी एडिमा। अब अगर ये लंग्स एक्सेस ब्लड से फिल हो जाए, इसमें एडिमा हो जाए, इसमें फ्लूइड आ जाए, तो आया ये लंग्स जो है ये भर जाएंगे फ्लूइड से, तो आया इसमें गैसियस एक्सचेंज होगा, नहीं होगा। जब लंग्स काम करना छोड़ेंगे तो आया ये लंग्स पल्मोनरी आर्टरी से ब्लड ले सकेगा, नहीं लेगा, क्योंकि अब इसके अंदर एक्सेस फ्लूइड है। और जब लंग्स में फ्लूइड आ जाए तो फिर ये पल्मोनरी आर्टरी से ब्लड नहीं लेगा। तो ब्लड की जो रेशो है वो किसके अंदर ज्यादा होगी, पल्मोनरी आर्टरी, व्हिच इज कॉल्ड पल्मोनरी हाइपरटेंशन। क्या हो जाएगा, पल्मोनरी हाइपरटेंशन। और जब इस आर्टरी के अंदर प्रेशर ज्यादा होगा तो इस वेंट्रिकल को इसके खिलाफ ब्लड देना आसान होगा कि मुश्किल, मुश्किल हो जाएगा। एक वक्त आएगा कि राइट वेंट्रिकल इस प्रेशर के खिलाफ मजीद ब्लड नहीं देगा, तो हम कहेंगे कि कौन सा साइड फेल हो गया, राइट साइड फेल हो गया। अब वजह स्टार्ट कहाँ से हुआ था, लेफ्ट साइड से। लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर लीड्स टू पल्मोनरी एडिमा, पल्मोनरी एडिमा लीड्स टू पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन एंड इट लीड टू राइट साइड हार्ट फेलियर। तो कहने का मतलब यह है, ये एग्जाम में बार बार क्वेश्चन में आता है कि जिस बंदे को राइट साइड हार्ट फेलियर हो तो 90% चांस ये होता है कि उसको पहले से क्या है, लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर होता है। क्लियर है कि नहीं। तो मोस्ट कॉमन काज ऑफ राइट साइड हार्ट फेलियर इज लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर। क्लियर है। नंबर 2, इसमें लेके ट्राइकस्पिड स्टेनोसिस, अनदर काज दैट इज कॉल्ड ट्राइकस्पिड स्टेनोसिस। अगर ट्राइकस्पिड वाल जो है वो उसकी डायमीटर नैरो हो जाए तो फिर भी राइट साइड फेलियर के चांसेस ज्यादा होंगे। अनदर इज पल्मोनरी स्टेनोसिस, क्योंकि ट्राइकस्पिड और पल्मोनरी वाल ये दोनों हार्ट के किस साइड पे हैं, राइट साइड पे हैं। किस साइड पे हैं, राइट साइड पे हैं। अब इधर देखें, प्लीज फोकस करें। यहाँ पे इस राइट एट्रियम से अगर हम ब्लड राइट वेंट्रिकल को देंगे
तो यहाँ पे जो वाल्व है दैट इज कॉल्ड ट्राइकस्पिड वाल्व, उसका नाम क्या है, ट्राइकस्पिड। और राइट वेंट्रिकल से जब पल्मोनरी आर्टरी को हम ब्लड देंगे तो यहाँ पे पल्मोनरी वाल्व होता है। कौन सा वाल्व, पल्मोनरी वाल्व। अब आप लोग खुद अंदाजा लगाएं कि अगर ट्राइकस्पिड वाल्व किसी डिजीज की वजह से नैरो हो चुकी है, कैन राइट एट्रियम गिव ब्लड टू राइट वेंट्रिकल, नो। जब आगे ब्लड आना कम है, यहाँ से निकलना भी कम होगा, तो वो ब्लड इतना नहीं निकलेगा कि वो बॉडी की डिमांड को पूरी कर सके, तो हार्ट फेलियर हो सकेगा कि नहीं। या अगर ये ट्राइकस्पिड वाल्व ठीक है तो राइट एट्रियम नॉर्मली ब्लड किसको देगी, राइट वेंट्रिकल, लेकिन राइट वेंट्रिकल से ब्लड तो पल्मोनरी आर्टरी में जाना चाहिए, लेकिन उसके लिए अगर यहाँ पे रास्ता तंग हो गया, पल्मोनरी क्या है, स्टेनोसिस, फिर भी ब्लड निकलना मुश्किल हो जाएगा। एक्चुअली चाहे ट्राइकस्पिड वाल्व नैरो हो या पल्मोनरी वाल्व नैरो हो, दोनों के अंदर ब्लड का आगे जाना क्या हो जाता है, कम, और उसकी वजह से ब्लड इतना पंप नहीं करेगा जिसकी लंग्स की डिमांड को हम क्या करें, पूरी करें, विल लीड टू राइट साइड हार्ट फेलियर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अनदर वेरी इंपॉर्टेंट दैट इज पल्मोनरी हाइपरटेंशन। किस वजह से हो सकती है, पल्मोनरी हाइपरटेंशन। देखिए पल्मोनरी आर्टरी के अंदर ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना दैट इज कॉल्ड पल्मोनरी हाइपरटेंशन। नेक्स्ट मैं यहाँ पे लिखता हूँ लंग्स पैथोलॉजी। तो लंग्स पैथोलॉजी के अंदर आप लोग लिख सकते हैं ट्यूबरकुलोसिस, क्या लिख सकते हैं, टीबी, मतलब टीबी लिख सकते हैं। निमोनिया का नाम सुना है क्या, नहीं, इसमें हम निमोनिया लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें हम COPD, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टेड पल्मोनरी डिजीज। COPD is a lung problem which is primarily affecting those people who are smokers, जो क्या होते हैं, स्मोकर्स होते हैं। ये हम रेस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ेंगे। तो COPD स्टैंड फॉर क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टेड पल्मोनरी डिजीज, ये स्मोकर में होता है और उसमें ब्रोंको कंस्ट्रक्शन होता है। फिर इसके बाद निमोनिया है, टीबी है, ये सारे के सारे वो डिजीज है जो किसको अफेक्ट करती है, लंग्स को, तो इसको लंग्स पैथोलॉजी कहते हैं। अब इधर देखें, वो बंदा इसको समझेगा यहाँ की फिजियोलॉजी को टारगेट कर देंगे। एक्चुअली राइट वेंट्रिकल का काम ब्लड देना है पल्मोनरी आर्टरी, और पल्मोनरी आर्टरी ने उस ब्लड को कहाँ पे देना है, लंग्स में देना है। अब आप लोग खुद बताए, अगर लंग्स अंदर से खुद मतलब डैमेज है, चाहे इसमें टीबी हो चाहे COPD हो, लंग्स के अंदर कोई डैमेज है, पैथोलॉजी है, जब लंग्स खुद खराब है तो आया इससे ब्लड ले सकेगा, नहीं लेगा। जब ये आगे ब्लड देगा नहीं, ये प्रेशर तो आगे की बजाय किधर जाएगा, बैक जाएगा कि नहीं, और ये बैक प्रेशर किस साइड पे लगेगा, राइट साइड पे। तो एनी लंग पैथोलॉजी विच विल लीड टू राइट साइड हार्ट फेलियर। या कभी कभार लंग बिल्कुल ठीक होता है, लेकिन जो पल्मोनरी आर्टरी है इसके अंदर थ्रोम्बस होता है, क्या होता है, थ्रोम्बस। तो थ्रोम्बस की वजह से पल्मोनरी आर्टरी की जो डायमीटर है वो क्या हो जाती है, नैरो, उसमें प्रेशर ज्यादा होगा क्या, नहीं। और जब पल्मोनरी आर्टरी के अंदर प्रेशर ज्यादा होगा तो ये प्रेशर आगे की बजाय किधर लगेगा, बैक साइड, तो किस वेंट्रिकल पे लगेगा, राइट वेंट्रिकल, तो उसमें भी राइट वेंट्रिकल फेलियर के चांसेस है क्या, नहीं। अब यहाँ पे एक MCQ याद रखें, यहाँ पे ये दोनों कंडीशन MCQs में आते हैं। कहते हैं कि राइट साइड हार्ट फेलियर, ठीक है, इफ द प्रॉब्लम, इधर देखें, इफ द प्रॉब्लम या पैथोलॉजी लाइज प्राइमरीली in the lungs or pulmonary vessels। ये पॉइंट हर एक बंदा नोट करे, will help you in the exam, is known as DEB। इसको एक स्पेशल नाम देते हैं पैथोलॉजी के अंदर, वो आप लोगों को पता होना चाहिए। देखें एक्चुअली अगर एक पेशेंट है, देखिए ये माइंड बना दे, बहुत आसान है। एक पेशेंट है, उसका मसला है हार्ट के अंदर, किस साइड पे, लेफ्ट साइड पे, कौन सी साइड पे, लेफ्ट साइड पे। तो लेफ्ट साइड का जो मसला है वो बैक जाकर किस पे लगता है, लंग्स पे, और जो लंग्स का मसला होगा वो बैक साइड जाकर किस पे लगेगा, राइट साइड पे। अगर किसी को राइट साइड हार्ट फेलियर है लेकिन उसका प्राइमरी वजह किस साइड से स्टार्ट हुआ था, लेफ्ट साइड, तो उसने बीच में से लंग्स को हरास किया है क्या, नहीं। अब ये अलग कंडीशन है। मैं कहता हूँ राइट, ये साइड बिल्कुल ठीक है, लेफ्ट साइड हो बिल्कुल ठीक है, प्रॉब्लम कहाँ से स्टार्ट हुई है, लंग से, चाहे वो टीबी हो, COPD हो, या लंग से स्टार्ट हुई है या पल्मोनरी वेसल से, आर्टरी से, लाइक पल्मोनरी हाइपरटेंशन। लंग्स के मसले या इसके वेसल के मसले ने जाकर किस साइड को फेल किया है, राइट साइड। इस कंसेप्ट को मेडिकल फील्ड में कहते हैं कार्पल्मोनेल। इसको क्या कहते हैं, कार्पल्मोनेल कहते हैं। ये MCQ आता है, व्हाट इज कार्पल्मोनेल। कार्पल्मोनेल इज अ कंडीशन when the problem primarily lies in the lungs or the vessel of the lungs and it lies to
लेके क्लिनिकल फीचर, इसके सिम्टम्स क्या होंगे। पेशेंट आएगा, राइट साइड हार्ट फेलियर का पेशेंट आएगा तो कौन कौन से सिम्टम्स लेके आएगा। तो अब लेके क्लिनिकल फीचर्स कौन कौन से हैं, ठीक है। ये काज समझ गए कि नहीं। अब अगर आप लोगों ने सारी काजेज जो है ना भूल गए, कोई इशू नहीं। एक काज याद रखें कि जिसको राइट साइड हार्ट फेलियर होता है तो 90% चांस है कि उसका पहले से कौन सा साइड भी फेल है, लेफ्ट साइड। द मोस्ट कॉमन काज ऑफ राइट साइड हार्ट फेलियर इज ऑफ लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर, ठीक है। ये इसका मेन पॉइंट है। अब लेके क्लिनिकल फीचर, इस पेशेंट की क्लिनिकल फीचर्स कौन कौन से है। तो देखिए क्लिनिकल फीचर में आप लोगों ने 2-3 पॉइंट याद रखें। आप लोग खुद सोचे अगर राइट साइड फेल है तो भाई राइट साइड से आगे ब्लड नहीं जाएगी, तो ज्यादातर प्रेशर या तो राइट वेंट्रिकल पे लगेगा या राइट एट्रियम में लगेगा। हार्ट फेलियर का मतलब यह है कि आगे ब्लड की पंपिंग नहीं होती। जब आगे ब्लड पंप होगा नहीं तो ब्लड की प्रेशर आगे जाएगी कि बैकवर्ड, बैक। तो राइट एट्रियम की प्रेशर क्या होगी, ज्यादा। जब ये ब्लड से भर जाएगा तो आया वो सुपीरियर वेना केवा से ब्लड लेगा, नहीं लेगा, तो उसमें प्रेशर क्या होगा, ज्यादा। और ये प्रेशर बैक जाकर इंटरनल जुगुलर वेन पे लगेगा कि नहीं, तो जुगुलर वेन के अंदर प्रेशर क्या होगी, ज्यादा। तो इसको कहते हैं रेज जेवीपी। मैंने बताया था कि नहीं, जुगुलर वीनस प्रेशर हमने डिस्कस किया था फिजियोलॉजी में, याद है कि नहीं। तो लेके रेज जुगुलर वीनस प्रेशर इन पेशेंट की, ये जो जुगुलर वीनस प्रेशर है ये हम किस वेन में मेजर करते हैं, इंटरनल जुगुलर वेन। और ये यहाँ पे स्टर्नोक्लीडोमास्टाइड मसल के साथ होता है। तो जो राइट साइड हार्ट फेलियर के पेशेंट होते हैं उसको हम बेड पे लेटाते हैं 45 एंगल पे, और उसको आप बताते हैं क्या लेफ्ट देगी या राइट देगी। तो यहाँ से एक प्रोमिनेंट वेन नजर आता है, और वो वेन इसलिए प्रोमिनेंट होता है कि उसके अंदर ब्लड की जो प्रेशर है वो क्या हो चुकी है, ज्यादा। और यहाँ पे द प्रोमिनेंट वेन इन द नेक इन राइट साइड हार्ट फेलियर इज इंटरनल जुगुलर वेन। वो कौन सा होता है, इंटरनल जुगुलर वेन, जिसके अंदर प्रेशर क्या हुआ है, ज्यादा हुआ है। क्लियर है। इस रेज जेवीपी को कुछ डॉक्टर क्या कहते हैं, जेवीडी। क्या कहते हैं, जेवीडी स्टैंड फॉर जुगुलर वीनस डिस्टिंक्शन। जो जुगुलर वेन है वो अब डायमीटर में क्या हुआ है, डिस्टिंक्ट हुआ है, क्योंकि उसके अंदर ब्लड की प्रेशर क्या हो चुकी है, ज्यादा हो चुकी है। बात समझ गए कि नहीं। अब देखें, अब राइट साइड फेल है तो न कि प्रेशर सिर्फ सुपीरियर वीना केवा पे जाएगी, लेकिन कुछ प्रेशर किस पे जाएगी, इंफीरियर वीना केवा पे। अब इंफीरियर वीना केवा हमारी बॉडी की लोअर पार्ट से ब्लड ला रही है, तो जब इंफीरियर वीना केवा पे प्रेशर लगेगी नीचे तो वो एब्डोमेन के जो छोटे छोटे विसल थे अब वो मजीद आगे ब्लड नहीं देगी, तो उस वेन पे प्रेशर बढ़ेगी क्या, नहीं। तो वहां से प्रेशर बढ़ने की वजह से लीकिंग के चांसेस हो ज्यादा। अब ये वॉल्यूम ऑफ द ब्लड प्रेशर लगा रही है तो हाइड्रोस्टैटिक फोर्स क्या होगी, ज्यादा। और हाइड्रोस्टैटिक फोर्स फेवर एडिमा, वो क्या करती है, एडिमा कराती है। कल वाला लेक्चर याद है कि नहीं। तो जब हाइड्रोस्टैटिक फोर्स ज्यादा होगा तो एडिमा एब्डोमेन के अंदर होगा कि नहीं, और जब एक्सेस फ्लूइड एब्डोमेन के अंदर आ जाए तो उसको एसाइटस कहते हैं। क्या कहते हैं, एसाइटस। ये मैंने कल के लेक्चर में बताया था। एसाइटस इज नथिंग बट दिस इज द एक्सेस फ्लूइड accumulation in the abdominal cavity। क्लियर है। फिर हेपेटिक वेन का मतलब क्या है, हेपेटिक वेन इज द वेन which take the venous blood from the liver, और hepatic vein drain their blood into inferior vena cava। अब inferior vena cava पे प्रेशर बढ़ गया क्या, नहीं। जब inferior vena cava खुद ब्लड से भर गया है तो hepatic vein से ब्लड ले सकेगा, नहीं। तो hepatic vein फिर जो है कहाँ से ब्लड नहीं लेगा, लीवर से। तो लीवर के अंदर ब्लड की रिटेंशन क्या होगी, ज्यादा, जिसकी वजह से लीवर का साइज भी बढ़ जाएगा। तो हेपेटोमेगेली, इन पेशेंट में क्या होती है, हेपेटोमेगेली होती है, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड हेपेटोमेगेली। क्लियर है। कुछ लोग इसको कहते हैं कंजस्टेड लीवर। क्या कहते हैं, कंजस्टेड लीवर। कंजस्टेड लीवर का मतलब यह है, कंजस्टेड मीन कंजेशन से निकला है। रिटेंशन ऑफ वीनस ब्लड एनीवेयर इन द बॉडी इज कॉल्ड कंजेशन। यहाँ पे कहते हैं कि लीवर के अंदर अब कौन सी ब्लड रिटेन हो गई है, वीनस, इसलिए इसको कंजस्टेड लीवर या हेपेटोमेगेली कहते हैं। ये 3 बात याद रखना है। ऐसा पेशेंट जो एग्जाम में आ जाए कि देयर इज रेज जेवीपी एसाइटस एंड ऑफ देयर इज हेपेटोमेगेली, और उस बंदे की जब हमने ईको की है तो उसकी हार्ट पंपिंग भी बहुत ज्यादा क्या है, कम है, तो उसकी कौन सी साइड फेल है, राइट साइड फेल है। लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर के अंदर जो प्रोमिनेंट प्रॉब्लम है वो लंग्स पे आती है, क्योंकि लंग से वापस ब्लड लेने वाला जो एट्रियम है वो क्या है, लेफ्ट एट्रियम। तो लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर की जो मसला है वो लंग्स पे आती है, लेकिन हमारी पूरी बॉडी से ब्लड वापस लेने वाला एट्रियम कौन सा है, राइट है। तो राइट एट्रियम का मतलब बैक बॉडी पे जाता है, ठीक है। तो रेज जेवीपी होगा, हेपेटोमेगेली होगी और एसाइटस होगा। क्लियर है।
इसकी अगर ट्रीटमेंट आ जाए कि राइट साइड हार्ट फेलियर, इसकी ट्रीटमेंट क्या है? तो देखिए हार्ट फेलियर की जो ट्रीटमेंट है वो मुख्तलिफ है, लेकिन हम एक चीज़ लिखते हैं, नंबर 1 हम इन पेशेंट को डायूरेटिक देते हैं। क्या कहते हैं? डायूरेटिक, द मेडिसन विच फ्लश एक्सेस फ्लूइड आउट ऑफ द बॉडी, मतलब वो मेडिसिन जो बॉडी से एक्सेस फ्लूइड को बाहर निकाले, दैट इज नोन एज डायूरेटिक। अब इन लोगों में बैक प्रेशर बढ़ गई है, तो पेट के अंदर पानी की रिटेंशन हुई है, जिसको हम क्या कहते हैं? एसाइटस। इस एसाइटस के अंदर जो एक्सेस फ्लूइड है उसको बाहर फ्लश करने के लिए जो ड्रग दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड डायूरेटिक। ठीक है, फिर डिपेंड करता है कि इस फ्लूइड की सिविरिटी कितनी है, स्ट्रॉन्गर डायूरेटिक दे या लेस स्ट्रॉन्गर डायूरेटिक दे। ठीक है, और आखिर में लेके ट्रीट द अंडरलाइंग काज। हम फिर क्या ट्रीट करेंगे? अंडरलाइंग काज। अंडरलाइंग काज क्या है? अगर लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर है तो वो ठीक करेंगे, ट्राइकस्पिड स्टेनोसिस है, पल्मोनरी स्टेनोसिस है तो उसको भी ठीक करेंगे। जब तक हम किसी डिजीज की काज को ट्रीट ना करें तब तक वो डिजीज क्योर नहीं होती। ठीक है, ये इसकी मेन में पॉइंट थी। हाँ जी, नहीं हो सकता। पल्मोनरी स्टेनोसिस और जो ट्राइकस्पिड स्टेनोसिस है दे आर अलोन सेपरेट पैथोलॉजी। ठीक है, लेकिन अगर इधर लेफ्ट साइड में मसला है और वो आगे ब्लड नहीं दे सकती तो वो ब्लड प्रेशर बैक जाकर लंग्स को फेल करेगी। जब लंग्स ब्लड से भर जाएंगे तो पल्मोनरी आर्टरी से ब्लड नहीं ले सकेगी, तो पल्मोनरी आर्टरी के अंदर प्रेशर क्या हो जाएगा? ज़्यादा, पल्मोनरी हाइपरटेंशन। और इस प्रेशर के खिलाफ ये वेंट्रिकल ज़्यादा काम करेगा। एक वक्त आएगा कि दिस वेंट्रिकल हैज टू फेल pump against right pulmonary artery। तो लेफ्ट साइड अगर मसला हो जाए तो लंग्स को फेल करेगा, लंग्स अगर फेल हो जाए तो पल्मोनरी आर्टरी से ब्लड नहीं लेगा, अगर ये पल्मोनरी आर्टरीज को ब्लड ना दे तो राइट वेंट्रिकल इसके खिलाफ ब्लड नहीं देगा। तो अब मसला इधर था लेकिन इफेक्ट किस साइड पे चला गया? राइट साइड पे चला गया। क्लियर है? लेकिन जो ट्राइकस्पिड स्टेनोसिस है, पल्मोनरी स्टेनोसिस है या पल्मोनरी आर्टरी थ्रोम्बोसिस है, ये अलग अलग पैथोलॉजी है। ठीक है, कहने का मतलब कि दीज ऑल पैथोलॉजीज कैन कॉज लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर राइट साइड, लेकिन इसमें अगर मोस्ट कॉमन है तो वो कहाँ से स्टार्ट होता है? लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर से स्टार्ट होता है। इसके बाद अनदर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक वी आर गोइंग टू डिस्कस, दैट इज कॉल्ड रूमेटिक फीवर। और हेडिंग दे दे कि व्हाट इज मेंट बाय रूमेटिक फीवर। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, एग्जाम्स में भी आता है, एमसीक्यू एससीक्यू दोनों से आते हैं। तो हेडिंग दे दे कि व्हाट इज मेंट बाय रूमेटिक फीवर। ओके, रूमेटिक फीवर के बारे में लेके ऑटो इम्यून डिजीज, ऑटो इम्यून डिजीज कैरेक्टराइज्ड बाय मल्टीपल organ damage after episode of sore throat is caused by group A, नाम याद रखना, बीटा हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस, बीटा हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया। ठीक है जी, एक्चुअली जो रूमेटिक फीवर है इसके बारे में पॉइंट याद रखना है कि दिस इज ऑटो इम्यून डिजीज। देखिए, जब हमारी बॉडी में इन्फेक्शन होती है तो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करना किस सिस्टम का काम है? इम्यून सिस्टम का। लेकिन इम्यून सिस्टम कभी कभार क्या करता है कि वो बैक्टीरिया की बजाय जाकर बॉडी की नॉर्मल टिश्यू को क्या करती है? डैमेज करती है। तो ऐसी ग्रुप ऑफ डिजीजेस जिसमें अपना इम्यून सिस्टम जाकर मिस्टेकनली अपनी बॉडी टिश्यू को डैमेज करे तो उसको हम ऑटो इम्यून डिजीज कहते हैं। तो रूमेटिक फीवर में कुछ जो होता है, इसमें इन्फेक्शन कहाँ से होता है? थ्रोट में होता है। सोर थ्रोट का मतलब फेरिंजाइटिस है या टॉन्सिलाइटिस है। सोर थ्रोट का मतलब मेडिकल में पेनफुल थ्रोट है, मतलब गले में दर्द। तो गले में दर्द की जो वजूहात है वो फेरिंजाइटिस हो सकती है कि नहीं? टॉन्सिलाइटिस भी हो सकती है। इसका मतलब कि अगर एक बैक्टीरिया इन्फेक्शन हो जाए जिसका नाम है ग्रुप ए बीटा हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया,
ये क्या करती है, ये सोर थ्रोट कराती है, गले का दर्द कराती है। तो हमारी इम्यून सिस्टम इस बैक्टीरिया के खिलाफ क्या बनाती है, एंटीबॉडीज। तो अच्छी बात है कि ये बैक्टीरिया खत्म हो जाए, लेकिन वो एंटीबॉडीज कुछ लोगों में मिस्टेकनली इस बैक्टीरिया की बजाय जाकर नॉर्मल एरिया को क्या करती है, डैमेज करती है, जिसकी वजह से हम पे मुख्तलिफ सिम्टम्स आते हैं, जिसको हम क्या कहेंगे, रूमेटिक फीवर कहेंगे। तो रूमेटिक फीवर का क्वेश्चन जब भी एग्जाम में आता है या पेशेंट में आता है, वो कहेंगे डॉक्टर साहब मुझे जोड़ों में दर्द है, मुझे फॉर एग्जांपल पेट में दर्द है, लेकिन वो ज़रूर ये बताएगा कि ये बात मुझे कब आई है, मुझे 1 हफ्ता या 2 हफ्ते पहले गले का मसला था। तो पहले गले का मसला होगा, उसके खिलाफ क्या बनी होगी, एंटीबॉडीज, फिर जाकर मिस्टेकनली उसने अदर ऑर्गन को क्या किया होगा, डैमेज किया होगा। ठीक है, तो रूमेटिक फीवर ऑलवेज रिमेंबर इट इज ऑटो इम्यून डिजीज इन नेचर। ठीक है, अब यहाँ पे हम सिक्यू देखें, पैथोजेनिक फैक्टर, पैथोजेनिक फैक्टर ऑफ स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया, स्ट्रेप्टोकोकस दैट इज एम प्रोटीन, इसको हम क्या कहते हैं, एम प्रोटीन। देखिए इसका मतलब क्या है, इस बैक्टीरिया के खिलाफ जो गन है, अब देखिए एक इंसान है, ठीक है, वो पूरा डेंजरस तो नहीं है, उसके हाथ में जो गन है वो डेंजरस है। जो बैक्टीरिया है वो पूरी की पूरी डेंजरस नहीं होती, बैक्टीरिया के साथ एक मॉलिक्यूल होता है जो बॉडी को क्या कर सकती है, डैमेज, उसको हम क्या कहते हैं, पैथोजेनिक फैक्टर। इस स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया के अंदर जो पैथोजेनिक फैक्टर है जो बॉडी को डैमेज कर सकती है, उसका नाम क्या है, एम प्रोटीन है। अब हमारी इम्यून सिस्टम इस बैक्टीरिया के अंदर किसको रिकॉग्नाइज करेगी, एम प्रोटीन, और इसके खिलाफ क्या बनाएगी, एंटीबॉडी। लेकिन बदकिस्मती से क्या है कि जो एम प्रोटीन इस बैक्टीरिया के अंदर है वो तो बॉडी के लिए एबनॉर्मल है, लेकिन इन जैसा एम प्रोटीन हमारे बॉडी के नॉर्मल टिश्यू पे भी मौजूद होता है। अब स्ट्रक्चर में सेम है लेकिन फंक्शन में क्या है, डिफरेंट है। दिस एम प्रोटीन इज गुड फॉर द बॉडी और बैड, दैट इज बैड फॉर द बॉडी बिकॉज दिस एम प्रोटीन प्रेजेंट इन द स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया, और ये तो बॉडी को डैमेज करेगा। मैं कहता हूँ अगर ये एम प्रोटीन इस तरह नजर आता है, देखिए एम की शक्ल में, तो इसी तरह एम प्रोटीन हमारे बॉडी के मुख्तलिफ एरियाज में भी है, लेकिन वो बॉडी का क्या है, नॉर्मल एम प्रोटीन है, वो एबनॉर्मल नहीं है। तो एंटीबॉडीज क्या करती है, कुछ लोगों में वो ये समझ के बैठ जाती है कि बॉडी के जितने भी एम प्रोटीन है वो बाहर से किसने लाए हैं, स्ट्रेप्टोकोकस ने लाए हैं, क्योंकि ऐसा होता नहीं है। तो मतलब मिस्टेकनली जाकर वो उन एम प्रोटीन को भी खराब करते हैं जो बॉडी के लिए क्या होते हैं, नॉर्मल, तो उस वजह से मल्टी ऑर्गन क्या हो जाता है, डैमेज हो जाता है। क्लियर है कि नहीं। अब क्वेश्चन यहाँ पे पॉइंट में याद रखें, इट इज अगर ये सब लोगों में होगा कि कुछ पॉपुलेशन में, हर एक में नहीं होता, इट अगर इन 3% ऑफ पॉपुलेशन, 3% ऑफ पॉपुलेशन। आप लोगों ने सोसाइटी में देखा होगा कि बहुत सारे लोगों को सोर थ्रोट होता है, गले में दर्द होता है, इंफेक्शन होता है, वो अगमेंटीन लेते हैं या फॉर एग्जाम्पल कोई एमोक्सिल लेते हैं, एरिथ्रोसिन लेते हैं, और 4-5 दिन के बाद क्या हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं। लेकिन कुछ लोग उन टैबलेट के बावजूद भी मतलब उसकी जो मसला है वो अदर ऑर्गन तक चली जाती है। तो वो कितने % लोग होते हैं, 3%। तो अगर 100 लोग हैं और सब में गले का मसला है, तो उसमें 97% लोग रिकवर हो जाते हैं, लेकिन 3% लोगों में एंटीबॉडी मिस्टेकनली नॉर्मल अदर ऑर्गन को भी क्या करते हैं, डैमेज करते हैं। क्लियर है। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट याद रखना है कि इसमें जो डैमेजिंग एरिया है वो क्या है, तो लेके इसमें ऑर्गन्स लेके, तो वो कौन सी एरिया है जिसमें एम प्रोटीन होते हैं और वो एंटीबॉडी जाकर उसको डैमेज करेगी। तो प्लीज रिमेंबर, इसमें नंबर 1 दिस इज ज्वाइंट, इसके अंदर क्या आते हैं, ज्वाइंट। इसका मतलब जो एम प्रोटीन, इधर ये बात समझने की कोशिश करें, जो एम प्रोटीन इस बैक्टीरिया के पास है जो पैथोजेनिक है, डेंजरस है, उस जैसा नॉर्मल एम प्रोटीन हमारे किस में होते हैं, जॉइंट्स में होते हैं। नंबर 2, ये सबकुटेनियस लेयर में होता है, कहाँ पे, सबकुटेनियस टिश्यूज। ठीक है, दीज आर द टिश्यूज प्रेजेंट अंडर द स्किन, स्किन के नीचे टिश्यूज होते हैं, उसको नाम क्या है, सबकुटेनियस टिश्यूज। सब मीन बिलो, कुटेनियस मीन स्किन, स्किन के नीचे जो टिश्यूज होते हैं उसमें भी एम प्रोटीन जैसा नॉर्मल प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, स्किन की सरफेस पे भी होते हैं, कहाँ पे, स्किन पे। नंबर 4, इट इज प्रेजेंट इन द हार्ट, दिस वेरी डेंजरस। ठीक है, हार्ट के अंदर भी नॉर्मल क्या होते हैं, एम प्रोटीन।
हार्ट के अंदर हाउ मेनी लेयर्स आर देयर? 3. आउटर इज पेरिकार्डियम, मिडल इज मायोकार्डियम एंड एंडोकार्डियम। इन तीनों के लेयर में एम प्रोटीन पाया जाता है। क्लियर है? तो हार्ट के सामने लेके ऑल 3 लेयर्स, इसके तीनों लेयर्स के अंदर हमारे पास एम प्रोटीन जैसा स्ट्रक्चर पाया जाता है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एम प्रोटीन जैसा स्ट्रक्चर आल्सो प्रेजेंट इन द ब्रेन। ये कहाँ पे पाया जाता है? ब्रेन के अंदर पाया जाता है। ठीक है, तो ब्रेन के अंदर फिर 3 पार्ट है। एम प्रोटीन जिस पार्ट ऑफ द ब्रेन में ज्यादातर पाया जाता है उसको हम कहते हैं बेसल गैंग्लिया। तो क्या कहते हैं? बेसल गैंग्लिया। ठीक है, और बेसल गैंग्लिया इज द डीपर पार्ट ऑफ द ब्रेन व्हिच इज प्रेजेंट इन द फोर ब्रेन। ये किसके अंदर आता है? फोर ब्रेन के अंदर। जैसे कि ब्रॉडली सबको पता है कि ब्रेन को हम 3 में डिवाइड करते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। जो फोर ब्रेन है इसका जो डीपर पार्ट है इट इज कॉल्ड बेसल गैंग्लिया। और बेसल गैंग्लिया का काम ये है कि इट कंट्रोल वॉलंटरी मूवमेंट ऑफ द बॉडी। ये क्या कंट्रोल करती है? वॉलंटरी। अगर हम चाहे तो हम जा सकते हैं, ना चाहे तो हमने मतलब कोई जबरदस्ती नहीं करा सकता। तो चलने के दौरान, वॉलंटरी मूवमेंट के दौरान जो हमारी बॉडी की बैलेंस है इसकी इनिशिएशन कौन करती है? बेसल गैंग्लिया। अगर ये डैमेज हो जाए तो फिर इंसान की जो चलने की एक रिदम होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है। उसकी जो चलना है शेकी जर्की एंड इनवॉलंटरी बन जाती है। अगर फॉर एग्जांपल आपने कहीं पे भी जाना है तो उसके पीछे आपका एक मकसद होता है कि मैं इधर इसलिए जा रहा हूँ कि मेरा ये काम है। इंसान की सोच होती है कि मैं उस काम के पीछे जा रहा हूँ। लेकिन अगर आप रास्ते पे जा रहे हैं बट यू डोंट नो योर डेस्टिनेशन कि मैंने किधर जाना है और करना क्या है, तो दिस कॉल्ड पर्पसलेस मूवमेंट। तो क्या कहते हैं? पर्पसलेस, जिसके पीछे कोई मकसद ही नहीं है। इसका मतलब कि जो पर्पसफुल मूवमेंट है यह इनिशिएट करना किसका काम है? बेसल गैंग्लिया। अगर ये डैमेज हो जाए तो पर्पसलेस मूवमेंट हो जाती है, जिसको एटाक्सिया कहते हैं। क्या कहते हैं? एटाक्सिया। अब इसका मतलब जो एम प्रोटीन इस बैक्टीरिया में होते हैं पैथोजेनिक, इन जैसा नॉर्मल एम प्रोटीन हमारे कितने जगहों पे होते हैं? 5 जगहों पे। तो कुछ लोगों में जब ये बैक्टीरिया सोर थ्रोट कर आती है तो 3% लोगों में एंटीबॉडी न कि सिर्फ इस एम प्रोटीन को टारगेट करती है बल्कि इन नॉर्मल जगहों पे भी एम प्रोटीन को टारगेट कर देती है, जिस वजह से मल्टी आर्गन क्या हो जाती है? डैमेज, व्हिच इज नोन एज रूमेटिक फीवर। ठीक है जी। अब यहाँ पे एक एमसीक्यू देखे। एमसीक्यू क्वेश्चन ये है कि विच क्राइटेरिया इज used for the diagnosis of what rheumatic fever। अगर क्वेश्चन में आ जाए कि वो कौन सी क्राइटेरिया है जो रूमेटिक फीवर को डायग्नोज करने के लिए हम यूज करते हैं, इसका नाम है जोन्स क्राइटेरिया। दैट इज कॉल्ड जोन्स क्राइटेरिया। तो प्लीज रिमेंबर जोन्स क्राइटेरिया कि रूमेटिक फीवर को डायग्नोज करने के लिए जो क्राइटेरिया रिक्वायर्ड होता है उसका नाम क्या है? जोन्स क्राइटेरिया। अब जोन्स क्राइटेरिया डिस्कस करेंगे। जोन्स क्राइटेरिया का मतलब क्या है? तो देखिए यहाँ पे हेडिंग दे दे जोन्स क्राइटेरिया। जोन्स क्राइटेरिया। अब जब हम जोन्स क्राइटेरिया पढ़ते हैं तो उसमें 2 चीजें याद रखें। एक को हम कहते हैं मेजर जोन एंड माइनर जोन। मेजर जोन एंड माइनर जोन। ठीक है, ये 2 पॉइंट याद रखें। मैं अभी इसको समझाने लगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस। मेजर जोन के अंदर जो पहला पॉइंट है दैट इज कॉल्ड माइग्रेटरी पॉलीआर्थराइटिस, यानी माइग्रेटरी पॉलीआर्थराइटिस। ठीक है जी। रूमेटिक फीवर के अंदर अगर एंटीबॉडी मिस्टेकनली अटैक करें एम प्रोटीन के खिलाफ तो वो जॉइंट्स को टारगेट कर सकती है कि नहीं? इन्फ्लेमेशन ऑफ द जॉइंट इज कॉल्ड आर्थराइटिस। इन्फ्लेमेशन ऑफ द जॉइंट इज कॉल्ड आर्थराइटिस। और अगर एक से ज्यादा जॉइंट इन्वॉल्व हो जाए तो उसको हम क्या कहते हैं? पॉलीआर्थराइटिस। मल्टीपल जॉइंट की इन्फ्लेमेशन को पॉलीआर्थराइटिस। लेकिन अगर आज एल्बो जॉइंट की इन्फ्लेमेशन हो जाए और 2 दिन बाद ये ठीक हो जाए और मसला शोल्डर में आ जाए, फिर ये 2 दिन बाद ठीक हो जाए और मसला नी जॉइंट में चला है, इसका मतलब एक जॉइंट इन्वॉल्व होने के बाद फिर ये मसला 2 दिन बाद दूसरे जॉइंट में चला जाता है। ये परमानेंट है कि माइग्रेटरी है?
और एक ज्वाइंट है कि एक से ज्यादा, इसलिए इस कंडीशन को माइग्रेटरी पूली आर्थराइटिस कहते हैं। इसमें जो एंटीबॉडी अटैक करती है एम प्रोटीन के खिलाफ, वे एक जॉइंट में नहीं करती, मल्टीपल जॉइंट में करती है। लेकिन जब एक में अटैक करती है और एंटीबॉडी वहां से लीक होकर दूसरे में जाती है, तो प्रीवियस जो ज्वाइंट है वो ठीक हो जाता है। बात समझ गए क्या नहीं? तो ज्वाइंट इन्वॉल्वमेंट इन रूमेटिक फीवर इज नेवर एवर परमानेंट, इट इज टेम्परेरी। ये क्या होती है? टेम्परेरी। और इसमें एक से ज्यादा ज्वाइंट की इन्फ्लेमेशन होती है, लेकिन ये मसला एक से दूसरे से तीसरे में जाता है, इसलिए इस कंडीशन को माइग्रेटरी पॉलीआर्थराइटिस कहते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट है अनदर वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज कॉल्ड पेन कार्डाइटिस। क्या होता है? पेन कार्डाइटिस। क्लियर है? व्हाट इज पेन कार्डाइटिस? इन्फ्लेमेशन ऑफ ऑल थ्री लेयर्स ऑफ द हार्ट। अगर हार्ट के अंदर तीनों लेयर की इन्फ्लेमेशन हो जाए, इसको पेन कार्डाइटिस कहते हैं। हार्ट की जो आउटर मोस्ट लेयर है उसका नाम है पेरिकार्डियम। क्या है? पेरिकार्डियम। मिडिल का नाम क्या है? मायोकार्डियम। और अंदर वाली एंडोकार्डियम। इन तीनों लेयर की इकट्ठी इन्फ्लेमेशन को हम क्या कहते हैं? पेन कार्डाइटिस कहते हैं। क्लियर है कि नहीं? हमने जिक्र किया था ना, हार्ट में प्रोटीन है कि नहीं? कितने लेयर में? तीनों लेयर में। और इन तीनों लेयर में अगर एम प्रोटीन की इन्वॉल्वमेंट हो जाए और उससे हार्ट की तीनों लेयर इन्फ्लेम्ड हो जाए, तो उसको हम क्या कहते हैं? पेन का। पेन मीन एज अ होल, ऑल लेयर, कार्डाइटिस मीन इन्फ्लेमेशन ऑफ द हार्ट। ठीक है? फिर इसके बाद लिखे सबकुटेनियस नोडुल। क्या बन जाती है? सबकुटेनियस नोडुल। स्किन के नीचे इस तरह बाल लाइक स्ट्रक्चर इंसान फील करना शुरू करता है। रूमेटिक फीवर के जो लोग आते हैं वो कहते हैं जब वो अपनी स्किन पे टच करते हैं तो उसकी स्किन में इस तरह छोटे छोटे बाल फील होते हैं, और वो बाल अंडर द स्किन सबकुटेनियस टिश्यू के अंदर एम प्रोटीन डैमेज की वजह से होते हैं, तो उसको सबकुटेनियस क्या कहते हैं? नोडुल कहते हैं। सबकुटेनियस टिश्यू में एम प्रोटीन थे कि नहीं, और वहाँ की एम प्रोटीन डैमेज की वजह से वहाँ पे छोटे छोटे बाल लाइक स्ट्रक्चर बनते हैं, जिसको सबकुटेनियस नोडुल कहा जाता है। फिर नेक्स्ट है एरिथीमा मार्जिनेटम। इसके अंदर क्या होता है? एरिथीमा मार्जिनेटम। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों ने याद रखना है, एग्जामिनर यहाँ से ये चीज पूछता है। एरिथीमा का मतलब रेड। एरिथीमा मीन रेड। मार्जिनेटम मीन मार्जिन ऑफ द स्किन। स्किन की जो मार्जिन है, सरफेस है, इसके ऊपर इस तरह रेड कलर के पिंपल या लीजन नजर आ जाते हैं। स्किन के ऊपर एम प्रोटीन है कि नहीं? स्पेशली हमारी पूरी बॉडी की जो स्किन है उसमें एम प्रोटीन ज्यादातर चेस्ट की स्किन पे पाई जाती है। कहाँ पे? चेस्ट। तो अगर एम प्रोटीन चेस्ट की स्किन में डैमेज हो जाए तो स्किन को जब हम देखते हैं, चेस्ट को देखते हैं, तो वो रेडिश नजर आता है। क्या? रेडिश। रेडिश अपीयरेंस ऑफ द स्किन, दैट इज कॉल्ड एरिथीमा मार्जिनेटम। एरिथीमा का मतलब रेड है, ठीक है? मार्जिनेटम का मतलब कि सरफेस ऑफ द स्किन को इन्वॉल्व कर चुका है। क्लियर है कि नहीं? फिर इसके बाद नेक्स्ट है सिडेनहाम कोरिया। सिडेनहाम कोरिया, ठीक है? सिडेनहाम कोरिया, इसका एक और नाम भी लेके एग्जाम में आ सकता है। इट इज कॉल्ड सेट वाइटस डांस। इसका नाम क्या है? सेट वाइटस डांस इसको कहते हैं। इसका वजह यह है कि सिडेनहाम कोरिया इन रूमेटिक फीवर इज ड्यू टू डैमेज ऑफ बेसल गैंग्लिया। ये किसकी वजह से होता है? बेसल गैंग्लिया। ब्रेन के अंदर एम प्रोटीन है कि नहीं? और एम प्रोटीन ब्रेन के जिस पार्ट में, उसका नाम क्या था? बेसल गैंग्लिया। अगर वो डैमेज हो जाए, द पर्सन विल डेवलप अ प्रॉब्लम व्हिच इज कॉल्ड सिडेनहाम कोरिया। इट इज मीन कि उस बंदे की जो चाल चलन है, उसकी जो चलने की जो एक तरीका है, वो इम्बैलेंस हो जाएगी। दैट इज कॉल्ड इटाक्सिया। इनवॉलंटरी शेकी जर्की मूवमेंट इज नोन एज सिडेनहाम कोरिया। और ये बंदा जब जाएगा तो कभी इस साइड पे जाएगा, कभी उस साइड पे जाएगा। मतलब इसको कहते हैं ड्रंकन गेट। इसको क्या कहते हैं? ड्रंकन गेट, ठीक है? इस ड्रंकन गेट की वजह से इस बंदे की जो चलने के दौरान बैलेंस है वो खराब हो जाएगी। तो देयरफॉर इट इज आल्सो नोन एज सेट वाइटस डांस। इसको क्या कहते हैं? सेट वाइटस डांस। अब ये कितनी पॉइंट्स हो गई? 5। ये कितनी हो गई? 5। और इसका मतलब एम प्रोटीन भी कितनी जगहों पे था? 5 जगहों पे था। क्लियर है कि नहीं? अब आते हैं माइनर क्राइटेरिया। माइनर में याद रखें, नंबर 1, पेशेंट को साथ में इन प्रॉब्लम्स के साथ साथ पेशेंट की क्या होनी चाहिए? फीवर। जिसकी जब हम टेम्परेचर चेक करते हैं उसका टेम्परेचर नॉर्मल से क्या होता है? ज्यादा होता है, हाई होता है, ठीक है? नेक्स्ट है आर्थरल्जिया। इसमें क्या होती है? आर्थरल्जिया। ये नाम सुना है कि नहीं? आर्थरल्जिया का मतलब पेन इन द जॉइंट। पेन इन द जॉइंट। अब इधर एक पॉइंट सुन ले, बहुत कॉमन पॉइंट है एंड बहुत हेल्पफुल है। अगर एक पेशेंट आए, कहते हैं कि मेरे जोड़ में दर्द है। क्या है? दर्द है। आप उसकी जोड़ में देखते हैं, उसको टच करते हैं और पेशेंट आपको कहते हैं कि यहाँ
यहाँ पे दर्द है, लेकिन कभी कभार पेशेंट कहते हैं कि मेरे जोड़ में दर्द है, आप उसको टच करते हैं तो पेशेंट आपसे उस ज्वाइंट को रिमूव करता है या हाथ ना लगाए, बहुत दर्द होता है। अगर पेशेंट उस दर्द को इतना बेयर ना करे कि वो आपके हाथ को टच करने दे, क्लियर है, इसका मतलब जोड़ की जो दर्द है ये इन्फ्लेमेशन की वजह से, किस वजह से, इन्फ्लेमेशन। और जो जोड़ आप एग्जामिन करेंगे ज्वाइंट, उसकी स्वेलिंग भी होगी, क्या होगी, स्वेलिंग। ऐसा पेन इन द ज्वाइंट जो पेशेंट बेयर ना करे और उसमें ज्वाइंट की क्या हुई हो, स्वेलिंग, उसको अर्थराइटिस कहते हैं। क्या कहते हैं, अर्थराइटिस। कभी कभार जोड़ में दर्द होता है लेकिन जोड़ की स्वेलिंग हो नहीं होती, और जब आप पेशेंट पे टच करते हैं तो उसको फील होता है पेन, लेकिन वो बेयर कर सकता है। इसको कहते हैं माइल्ड पेन इन द ज्वाइंट विदाउट इन्फ्लेमेशन, इट इज नोन एज आर्थराल्जिया। तो देखिए आर्थराल्जिया और अर्थराइटिस में क्या फर्क है, दोनों ज्वाइंट पेन है, लेकिन एक विद इन्फ्लेमेशन है, एक विदाउट इन्फ्लेमेशन, ठीक है। एक विद स्वेलिंग है, एक विदाउट स्वेलिंग है, एक विद टेंडरनेस है, एक विदाउट टेंडरनेस है, क्लियर है कि नहीं। तो आर्थराल्जिया इज अ माइनर जोन बट आर्थराइटिस इज अ मेजर जोन। अगर ज्वाइंट में पेन है लेकिन स्वेलिंग नहीं है तो क्या है, आर्थराल्जिया है। लेकिन अगर ये ट्रीट ना की जाए तो पेन के साथ स्वेलिंग हो सकेगी क्या, नहीं, तो आर्थराल्जिया में कन्वर्ट इनटू आर्थराइटिस, क्लियर है, ये पॉइंट याद रखना है। और आखिर में लेके एंटी स्ट्रेप्टोकोकल ओ एंटीबॉडी, एंटी स्ट्रेप्टोकोकल ओ एंटीबॉडी, इसको ASO टाइटर कहते हैं। टाइटर का मतलब एंटीबॉडी होता है। एंटी स्ट्रेप्टोकोकल ओ, ये जो ओ है ये एंटीबॉडी की किस्म है। हम कहते हैं कि इन्फेक्शन किसने कराई थी, स्ट्रेप्टोकोकस ने कराई थी, उसके खिलाफ क्या बनी थी, एंटीबॉडी। उस एंटीबॉडी का नाम ASO है। एंटी का मतलब क्या है, एंटी मीन अगेंस्ट, किस बैक्टीरिया के खिलाफ, स्ट्रेप्टोकोकस, और उस एंटीबॉडी का नाम O है, इसलिए इसका नाम ASO टाइटर है। ये एंटी स्ट्रेप्टोकोकल O एंटीबॉडी है, क्लियर है। ये बॉडी में रेज होगी कि कम होगी, रेज होगी। अगर बैक्टीरिया ने इन्फेक्शन कराई है तो दिस एंटीबॉडी शुड बी रेज इन द बॉडी, क्लियर है। अब इधर देखें, अगर फॉर एग्जांपल एक पेशेंट आए, अब देखें इसके नीचे लेके इंटरप्रिटेशन। अब इंटरप्रिटेशन क्या है, इंटरप्रिटेशन में याद रखना है कि देखिए सबसे पहले तो लेके एपिसोड ऑफ सोर थ्रोट 2 to 3 वीक एगो, ये पॉइंट तो मस्त होगा। एग्जामिनर जब पूछेगा तो ये बात जरूर पूछेगा, बताएगा, ठीक है, कि ये मसले जब पेशेंट को आएंगे उससे 2 या 3 हफ्ते पहले तो एक दफा क्या होगा, सोर थ्रोट, क्योंकि उस सोर थ्रोट के बाद क्या बनेंगे, एंटीबॉडी, और ये एरिया को डैमेज करेंगे। तो पेशेंट कहेगा कि डॉक्टर साहब मुझे ये मसले इसलिए आए थे कि मुझे 2 या 3 हफ्ते पहले एक सोर थ्रोट हुआ था, मतलब सोर थ्रोट या फेरिंजाइटिस हो सकता है या टॉन्सिलाइटिस हो सकता है, which was caused by which bacteria, streptococcus। अब 1 episode of sore throat 2 to 3 week ago, फिर इसके बाद अगर 3 मेजर आ जाए, क्या चीज आ जाए, मेजर। इसका मतलब क्या है 3 मेजर का, इसका मतलब अगर बंदा कहे कि इधर देखिए बहुत आसान है, अगर डॉक्टर साहब मुझे तकरीबन 10 दिन या 15 दिन पहले गले का मसला हुआ था, मैं फिर तीसरे दिन चौथे दिन क्या हो गया, ठीक हो गया, लेकिन अब पता नहीं अचानक मेरे घुटनों में दर्द हो गया, घुटनों में दर्द हो गया, और वो कहते हैं कि मैंने आज ना देखा तो मेरी पूरी चेस्ट जो है वो रेड है, क्या है, रेड है, और जब हम उसकी स्किन को टच करते हैं उसमें छोटे छोटे हमें क्या फील होते, बाल फील होते, नूडल्स फील होते हैं। अब इसको 2-3 हफ्ते पहले सोर थ्रोट हुआ था, फिर उसको ज्वाइंट का मसला पड़ गया, क्लियर है। हम उसको ये पूछते हैं कि ज्वाइंट का मसला किस ज्वाइंट में है, वो कहते हैं डॉक्टर साहब एल्बो में। हम उसको ये भी पूछते हैं कि ये अब फर्स्ट टाइम है या कल या परसों पहले कहीं और थी। कुछ पेशेंट कहते कि सुबह सुबह ये मसला नीचे था, नी में था, लेकिन अब पता नहीं अभी शाम को आके यहाँ पे मसला है, जिसका मतलब एक ज्वाइंट है कि ज्यादा, पोलियोआर्थराइटिस है, ठीक है। फिर इसकी जो चेस्ट है वो पूरी रेड है, एरिथीमा क्या है, मार्जिनेटम है, और जब उसकी स्किन को हमने टच किया तो उसमें छोटे छोटे बाल लाइक स्ट्रक्चर थे, सबक्यूटेनियस नोड्यूल। कहते हैं कि अगर 2 से 3 हफ्ते पहले किसी को क्या हुआ हो, सोर थ्रोट, और उसके बाद उसको इस मेजर में से कितनी बातें आ जाए, 3, दिस इज द डायग्नोसिस ऑफ रूमेटिक फीवर। इसको क्या है, रूमेटिक फीवर है। तो रूमेटिक फीवर को डायग्नोज करने के लिए 1 एपिसोड ऑफ सोर थ्रोट का होना जरूरी है, बट देयर शुड बी हाउ मेनी मेजर पॉइंट, 3 out of 5, क्लियर है। अगर ऐसा नहीं है, इधर देखें,
अगर बंदे को सिर्फ एरिथीमा मार्जिनेटम है और इसको आर्थराइटिस है तो कितने मेजर हो गए? हाँ जी 2, प्लस उसके अंदर 3 में से कितने माइनर आ जाए? 1 माइनर, फिर भी रूमेटिक फीवर है। ये बात इंपॉर्टेंट याद रखें। अगर एक पेशेंट है उसको एरिथीमा मार्जिनेटम है, उसको ज्वाइंट का मसला है, लेकिन इन 5 में से अब कितने बातें बताई हैं? 2, लेकिन इसका टेम्परेचर आपने देखा वो भी बहुत ज्यादा है, तो फीवर भी है ना साथ में। तो अगर 2 मेजर हो जाए और कितने माइनर? 1, तो ये भी रूमेटिक फीवर होगा। क्लियर है क्या नहीं? फिर नेक्स्ट पॉइंट लेके, अगर फॉर एग्जांपल मेजर क्राइटेरिया में कितने आ जाए? 1, लेकिन माइनर कितने आ जाए? 2, फिर भी ये रूमेटिक फीवर है। क्या है? रूमेटिक फीवर है। लेकिन अगर एक पेशेंट है उसमें कोई मेजर नहीं है, लेकिन उसमें सारे के सारे क्या है? ऑल माइनर है, तीनों के तीनों, अगेन दैट इज रूमेटिक फीवर, फिर भी क्या है? रूमेटिक फीवर है। ये एमसीक्यू सारे आते हैं कि जोन्स क्राइटेरिया की बेस पे हम किस फीवर को डायग्नोज करते हैं? रूमेटिक फीवर। हाउ वी कैन डायग्नोज दिस इज द इंटरप्रिटेशन, इस बेस पे हम डायग्नोज करते हैं। ठीक है, देखिए अगर हम यहाँ पे आसान देखें, कुछ लोग इसको ऐसे भी याद करते हैं जोन, ठीक है ना, कुछ लोग इसको ऐसे याद करते हैं। रूमेटिक फीवर के अंदर जो टारगेट एरिया इन्वॉल्व होता है, वन इज ज्वाइंट। क्या होता है? ज्वाइंट। ठीक है, जोन में ओ को अगर इस तरह बनाए तो ये हार्ट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। फिर इसके बाद नोड्यूल्स बनते हैं, एरिथीमा, मार्जिनेटम एंड सर्टेनहम कोरिया। ठीक है, तो जोन के नाम में ये 5 बातें हैं। तो ज्वाइंट की वजह से पोलीआर्थराइटिस, हार्ट की वजह से पेनकार्डाइटिस, सबक्यूटेनियस नोडूल, एरिथीमा मार्जिनेटम एंड सर्टेनहम कोरिया। ठीक है, ये 5 बातें हैं और इन 5 को हम मेजर क्राइटेरिया ऑफ द रूमेटिक फीवर कहते हैं, व्हिच इज जोन्स क्राइटेरिया। Another very important MCQ question, remember most common cause of death in rheumatic fever। कवर अगर एग्जाम में ये आ जाए कि मोस्ट कॉमन काज रूमेटिक फीवर के अंदर डेथ की क्या है, आप लोगों को क्या होना चाहिए? शाबाश। व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ इन रूमेटिक फीवर? दैट इज कॉल्ड मायोकार्डाइटिस। वो क्या है? मायोकार्डाइटिस। इसमें मायोकार्डियम का लेयर इन्वॉल्व होगा कि नहीं? हार्ट के कितने लेयर इन्वॉल्व होंगे? तीनों, उनमें से एक है मायोकार्डियम, क्योंकि हमारे हार्ट की जो पंपिंग एक्टिविटी है वो किस लेयर से होती है? मायोकार्डियम। तो अगर मायोकार्डियम काम नहीं करेगा तो पंपिंग नहीं होगी, जब पंपिंग नहीं होगी तो हार्ट फेलियर होगा। तो कैन द ब्रेन रिसीव ब्लड? नो, तो इससे डेथ के चांस हो सकते हैं। द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ इन रूमेटिक फीवर दैट इज कॉल्ड ऑफ इन्फ्लेमेशन ऑफ मायोकार्डियम, इट इज नोन एज मायोकार्डाइटिस। तो आप लोग इसका नाम लेके पूरा, दैट इज कॉल्ड मायोकार्डाइटिस। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट पॉइंट, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज याद रखें कि अ पेशेंट डाइड because of rheumatic fever. A patient died because of rheumatic fever and autopsy was done which shows selection of lymphocytes. Lymphocytes are the inflammatory cells. ठीक है, lymphocytes, fibrin, platelets and macrophages. इन मायोकार्डियम, इन सब की जो अक्युमुलेशन है या कलेक्शन है ये हार्ट के किस लेयर में होती है? मायोकार्डियम में। क्लियर है? डायग्नोसिस बताए नंबर 1। फिर नेक्स्ट है a big nucleus containing macrophage in the myocardium in rheumatic fever is अब देखें, एक्चुअली रूमेटिक फीवर के अंदर जो हार्ट की इन्वॉल्वमेंट होगी वो एक दिन या 2 दिन में नहीं होती, इट विल टेक टाइम। ये क्रोनिक प्रॉब्लम है, एक्यूट है, ये क्रोनिक है।
अगर इन्फ्लेमेशन होती है बॉडी के अंदर शॉर्ट टर्म के लिए एक्यूट, उसमें जो इन्फ्लेमेटरी सेल्स मिलते हैं दोज आर न्यूट्रोफिल्स, वो क्या होती है न्यूट्रोफिल्स। लेकिन अगर इन्फ्लेमेशन क्रोनिक बन जाती है, मतलब महीनों तक चली जाती है, तो उसमें प्रीडोमिनेंट सेल्स आर कॉल्ड ऑफ लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट जहाँ पे कलेक्ट होते हैं इट मीन दैट इज क्रोनिक इन्फ्लेमेशन, वो क्या होती है क्रोनिक इन्फ्लेमेशन। अब इधर देखें, कहते हैं कि एक बंदा है वो रूमेटिक फीवर की वजह से मर गया, ठीक है। फिर डॉक्टर ने सोचा कि इसकी ऑटोप्सी करे, पोस्टमार्टम जिस तरह करते ऑटोप्सी करे कि पता तो चले कि इस बंदे की डेथ की वजह क्या है। तो हमने तो ये सोचा था कि इसकी डेथ की वजह मायो क्या है, कार्डियाटिस है। तो मायोकार्डियम को जब हमने खोला तो मायोकार्डियम के अंदर हिस्टोपैथोलॉजी वाले कहते हैं कि यहाँ पे इस तरफ ग्रुप बन गई थी, ग्रुप ऑफ लिम्फोसाइट। कौन से सेल की, लिम्फोसाइट, और इसके इर्द गिर्द फेब्रिन थे, क्या थे फेब्रिन, और इस फेब्रिन के साथ प्लेटलेट्स अटैच थे, क्या अटैच थे प्लेटलेट्स, और इस प्लेटलेट्स के इर्द गिर्द मैक्रोफेजेस थे, क्या थे मैक्रोफेजेस, और इन मैक्रोफेजेस के अंदर बिग बिग क्या थे न्यूक्लियाई थे। बात समझ गए कि नहीं। तो दीज आर ऑल कॉल्ड इन्फ्लेमेटरी सेल्स, ये सारे क्या है इन्फ्लेमेटरी सेल्स। अब देखिए दिस इज अ ग्रुप, ये जमगट्टा बन गया कि नहीं। ये जो सेल की एक ग्रुपिंग बन गई है ये हार्ट के अंदर किस लेयर में बनी थी मायोकार्डियम, और जब ये सारे सेल एक क्लम्प बना चुके हैं मायोकार्डियम में, तो कैन दी सेल विल अलाउ मायोकार्डियम फॉर कंट्रैक्शन, नो, फिर मायोकार्डियम कंट्रैक्टिलिटी कम हो जाएगी, लॉस हो जाएगी। अब कहने का मतलब ये है, अब बताएं दिस इज द ग्रुप ऑफ लिम्फोसाइट, फेब्रिन, platelets and macrophages in which fever rheumatic fever inside which layer of the heart। इन ग्रुप को, इन चार चीजों की ग्रुप को हम कहते हैं अशोक बॉडीज, इसको हम क्या कहते हैं अशोक बॉडीज कहते हैं। क्लियर है, ये भी एमसीक्यूज आता है। अशोक बॉडीज या अशोक नोड्यूल्स उसको कहते हैं। नोड्यूल्स इसलिए कहते हैं कि ये नोड्यूल की तरह, स्वेलिंग की तरह हमें एक क्लम्प की शक्ल में नजर आती है, लेकिन इसको अशोक बॉडी इसलिए कहते हैं कि अशोक वाज द कार्डियोलॉजिस्ट जिसने पहले ये ग्रुपिंग मालूम की थी। अब इस अशोक बॉडीज के अंदर मैक्रोफेजेस है कि नहीं, आए इसमें मैक्रोफेजेस है कि नहीं, लेकिन मैक्रोफेज की खासियत इसमें यह है कि इसमें क्या होता है बिग न्यूक्लियस। अगर हम अशोक बॉडीज के अंदर सिर्फ किसकी बात करें मैक्रोफेज जिसके अंदर बिग न्यूक्लियस होता है, तो उस मैक्रोफेज को हम कहते हैं एनेट्रोसेल। तो क्या कहते हैं एनेट्रोसेल, ये भी सिक्यूज आता है। तो एनेट्रोसेल इज नथिंग बट इट इज अ बिग न्यूक्लियस कंटेनिंग मैक्रोफेज, ये मैक्रोफेज का नाम है। इसलिए कहते हैं एनेट्रोसेल इज अ पार्ट ऑफ अशोक बॉडीज। ये किसके अंदर आता है अशोक बॉडीज, बट अशोक बॉडीज इज नॉट द पार्ट ऑफ एनेट्रोसेल। ये समझ गए क्या नहीं। तो कहने का मतलब अशोक बॉडीज कितनी चीजों की कॉम्बिनेशन है, चार चीजों की, लेकिन एनेट्रोसेल कितने की है एक, दैट इज मैक्रोफेज। ठीक है, तो अगर एग्जाम में आ जाए कि रूमेटिक फीवर पेशेंट में मायोकार्डियम के अंदर जो मैक्रोफेजेस कलेक्ट होते हैं उस स्पेशल मैक्रोफेजेस को क्या कहते हैं एनेट्रोसेल। अगर एनेट्रोसेल आ जाए कि अशोक बॉडीज बन जाए तो ये मायोकार्डियम को कंट्रैक्ट करने नहीं देंगे, जिस वजह से वीक कंट्रैक्शन कैन कॉज डेथ इन दिस पेशेंट। क्लियर है। हाँ, एक और पॉइंट हम आगे पढ़ेंगे पैथोलॉजी के अंदर कि रूमेटिक फीवर अगर एक बंदा है उसको फ्यूचर में जाकर हार्ट का मसला हो जाए। If the problem was started from which fever? हाँ जी, rheumatic fever, and later that fever can cause heart problem, जिसको RHD कहते हैं, rheumatic heart disease। क्या कहते हैं rheumatic heart disease, वो हम अलग पढ़ेंगे। ठीक है, उसमें वाल्व इन्फेक्ट होते हैं, माइट्रल वाल्व है, ट्राइकस्पिड वाल्व है, वो हम बाद में पढ़ेंगे। लेकिन rheumatic फीवर के बाद अगर हार्ट में कोई वाल्व डैमेज हो सकता है वो माइट्रल वाल्व होता है। कौन सा वाल्व होता है the most common and targeted valve to be affected in rheumatic fever in the heart is called mitral valve। आखिर में लेके ट्रीटमेंट ऑफ rheumatic fever, इसकी ट्रीटमेंट हमने क्या करनी है। सबसे पहले इसकी जो ट्रीटमेंट है इसमें याद रखें बेड रेस्ट एडवाइस करते। क्या एडवाइस करते बेड रेस्ट। इसमें पेशेंट को इतना ज्वाइंट पेन होता है कि वो चल नहीं सकता, ठीक है, और साथ में फीवर भी होता है, तो उसके लिए पेशेंट को हम क्या एडवाइस करते हैं बेड रेस्ट एडवाइस करते हैं। तो लेके बेड रेस्ट। नेक्स्ट जगह एसिटामिनोफेन देते हैं, कहते हैं एसिटामिनोफेन। ठीक है, एसिटामिनोफेन शाबाश। ये किस लिए देते हैं एसिटामिनोफेन इज द टैबलेट दैट इज यूज्ड टू रिड्यूस फीवर। ये किसको कम कर दे फीवर, पेनाडोल। ठीक है, जो पेनाडोल है ये एसिटामिनोफेन कहलाता है। ठीक है, और इसलिए इस वजह से इसको हम कहते हैं एंटीपायरेटिक। क्या कहते हैं एंटीपायरेटिक। दोज मेडिसिन which is used to reduce the fever is known as a antipyretic। क्लियर है।
अनदर इज हम बेंजाइन पेनिसिलिन देते हैं। क्या कहते हैं? बेंजाइल पेनिसिलिन, ये नाम सुना है क्या? नहीं। तो बेंजाइल पेनिसिलिन, जिसको हम बेंजाथीन पेनिसिलिन भी कहते हैं। तो बेंजाथीन पेनिसिलिन या बेंजाइल पेनिसिलिन देते हैं, एंड दैट इज लॉन्ग एक्टिंग पेनिसिलिन। ये क्या होता है? लॉन्ग एक्टिंग पेनिसिलिन राउंड अबाउट वर्क फॉर 4 वीक, मतलब इसकी एक शॉट हम देते हैं और ये कितने हफ्तों तक काम करता है? 4 वीक तक काम करता है। बात समझ गए क्या? नहीं। तो एक्चुअली बेड रेस्ट एडवाइस करते हैं पेशेंट की फीवर को कम करने के लिए एसिटामिनोफेन देते हैं, पेनाडॉल देते हैं। 2 टैबलेट सुबह, 2 टैबलेट शाम को लेना पड़ता है। और बेंजाइल पेनिसिलिन इसलिए देते हैं कि जो स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया की कुछ स्पीशीज या कुछ पैथोजेनिक एनवायरनमेंट है उसको क्या करे? खत्म कर सके। लेकिन अगर पेशेंट इन चीज़ों को रिस्पॉन्ड कर रहा है, वेल एंड गुड। और पेशेंट कहते हैं कि फ्लूइड लेना ज़्यादा करे, मतलब फ्लूइड इंटेक बढ़ाए, पानी पिए, ठीक है। लेकिन अगर इस चीज़ों पे काम ना हो तो हम फिर लो डोज स्टीरॉइड भी देते हैं। कहते हैं लो डोज स्टीरॉइड, जिससे हम ऑटो इम्यून एंटीबॉडी प्रोडक्शन क्या कर सके? कम कर सके। इसका मतलब क्या है? ऑटो इम्यून डिजीज है कि नहीं, तो उसमें हमारी इम्यून सिस्टम एंटीबॉडी बनाती है जो नॉर्मली जाकर ऑर्गन को क्या करती है? डैमेज करती है। तो हम लो डोज स्टीरॉइड इसलिए देते हैं ताकि जो एबनॉर्मल एंटीबॉडी प्रोडक्शन है उसको क्या कर सके? कम कर सके। तो चौथी ऑप्शन में लेके लो डोज स्टीरॉइड, हम क्या दे सकते हैं? लो डोज स्टीरॉइड, एंड दैट इज इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट। और इससे हम ऑटो एंटीबॉडी की जो प्रोडक्शन है उसको क्या कर सकते हैं? कम कर सकते हैं। क्लियर है क्या? नहीं। तो दीज आर द पॉइंट्स